भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में स्मृति दिवस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न समाजों से आए हुए विस्थापित परिवारों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। यानी भारत विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, यह इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। यह दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई,
और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा? ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास केवल परीक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं होता है। इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व की अनुभूति करने और अतीत की गलतियों को परिमार्जन करने का एक अवसर भी हमें देता है। और स्मृति दिवस के पीछे का भाव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही रहा है। देश तो 1947 में आजाद हो गया। मैं भौचक था। कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वह भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। इस शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। इस शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा यहां पे, जो वीडियो आपके सामने चला है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें। अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है।
उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। आज से 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? 2 कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है, और वह है षड्यंत्र। षड्यंत्रकारी फिर भारत के अंदर षड्यंत्र करने में सफल हुए। परिणाम क्या था? परिणाम गुलामी, गुलामी के रूप में। सामूहिक रूप से हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लगता था कि हमला उस पर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला आज फलानी जाति पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला फलाने क्षेत्र पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं, हम क्यों लड़े। दुष्परिणाम सामने आने ही थे, देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, अब भारत टुकड़ों में बढ़ गया। उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी। कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया, और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने साफ गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है, जैसे कि भारत अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। बड़ी अजीब सी स्थिति है। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन
देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की उस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था। और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड देकर के उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है। लेकिन विरोध किया गया, और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। आज का यह दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हमारे लिए है, जो बाहर प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी को आपके पास भी स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बांट कर की थी। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए, और वह एक भारतीय के रूप में, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें। अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन, विभाजन की जो भीषण त्रासदी हुई, इस त्रासदी में लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, ये सभी लोग जो भारत के मूल नागरिक थे, इन लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। लाखों का कत्लेआम हुआ। अकेले पंजाब के अंदर ही
अकेले पाकिस्तान के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोग काटे गए थे। ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश ही लाश बिछी होती थी। आप देखो टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। मैं जब बिजनौर में गया था, पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे, आज तक उनको कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं। हमने उस यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया, पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। लखीमपुर खीरी लगभग, अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो ये संख्या लगभग होगी लगभग 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे, हिंदू बौद्ध ये लोग थे। इन लोगों को फिर वहां पे हम लोगों ने वहां पे भी उनको नागरिकता प्रदान की। रामपुर के अंदर पाकिस्तान से निकाले हुए सिख हैं, उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था, और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी, उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। ये लोग तो उसी संपत्ति को लूट खसोट का आधार बना रहे थे, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे थे। होना ये चाहिए था, ये प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए थी, वहां से आने वाले हिंदुओं में, सिखों में, बौद्धों में, जैनियों में बांटनी चाहिए थी, उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये पैरोकार बन गए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली
कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक नागरिक के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज देश अगर सुरक्षित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम वर्तमान की इन चुनौतियों के सामने, जो हमारे इस विकास की यात्रा में और ये जो श्रेष्ठ होने के भाव के मार्ग में अवरोधक हैं, इनको अवरोधक को हटाने के लिए हम भी अपने तरीके से अपना योगदान दें। ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या बनता है, और उस नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम सभी को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सदैव सजग होना होगा। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आज एक नागरिक के रूप में हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत, एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत। याद रखना, मजबूत भारत से प्रारंभ होता है। मजबूत तब होगा जब हम सब एक पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी पहचान नाती रिश्तेदारी के लिए पंजाबी होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये मेरी पहचान होनी चाहिए, और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें। हमारा दायित्व बनता है
जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सेना के जवानों का, वर्दीधारी जवानों का सम्मान करना। हम तब चैन की नींद सोते हैं जब सेना का जवान सीमाओं की रक्षा करता है। एक समरस भारत, यानी जो अंतर विरोध चौड़े किए गए जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, उसको दूर करने का प्रयास करना। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर जो आज भेदभाव हो रहे हैं, मैं तो सिख बंधुओं से भी कहता हूं, बार बार कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के समय छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ शंखनाद किया था। आज जब लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या अन्य जगहों पर हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर देख रहे हैं, व्यापक धर्मांतरण हो रहा है, हम मौन हैं। अच्छा, यहां के कुछ ग्रंथियों ने जाकर के वहां पर उसके खिलाफ उन्हें फिर से घर वापसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमें उस विकृति को दूर करना होगा जो हमें कमजोर कर रहा है। इसका उदाहरण मध्यकाल में संत रामानंद जी ने दिया था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसका मंत्र ही यही है, कोई जाति पाति नहीं। जो भारत माता के प्रति समर्पित है वो हमारा है, जो भारत माता के प्रति समर्पित नहीं है हमारा कोई रिश्ता उससे नहीं है। एक समरस भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत, इन तीनों को समाहित करने के बाद अपने कारीगरों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने युवाओं के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में अपने अनुसार प्रयास करना। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार अपने स्तर पर नई योजनाएं बना रही है, उसके लिए निरंतर अपने एक अभियान को आगे बढ़ाना। यह एक नया अभियान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, आत्मनिर्भर होए बगैर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, और कोई स्वावलंबी समाज अपनी स्वाधीनता, अगर कोई समाज स्वावलंबी नहीं है तो अपनी स्वाधीनता को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रख सकता। और इसके लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आत्मनिर्भर होना, हर एक समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना। और जब आत्मनिर्भर होगा तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, यह देश जब अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव को मनाएगा, यानी आने वाले 21 वर्ष में यह स्वाधीनता दिवस कल जो पड़ेगा वह 80वां पड़ेगा। याद रखना, ठीक 20 वर्ष के बाद यह देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी महोत्सव मनाएगा। शताब्दी महोत्सव, 100 साल पूरे हो रहे होंगे देश की आजादी के। कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत कब होगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश होगा कब? जब लखनऊ विकसित होगा। विकसित कब होगा? जब आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर जाति के आधार पर नहीं होता है, क्षेत्र के आधार पर नहीं होता है, भाषा के आधार पर नहीं होता है। हर गरीब गरीबी से उभर करके, मध्यम वर्गीय श्रेणी से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। हर कारीगर उद्यमी बनने की ओर लालायित हो।
हर अन्नदाता किसान स्वयं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश को स्वावलंबन का मंत्र सिखा रहा होगा। जब हर माता के द्वारा स्वावलंबन का मंत्र हर बच्चे को सिखाया जा रहा होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना अपने आप पूरी होती है। और विकसित भारत की उसी संकल्पना के लिए हम सब को आगे कार्य करना होगा। और उसी संकल्प के साथ आज हम सब जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर उन लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन नागरिकों को जिन्होंने आज की तिथि पर विभाजन की इस भीषण त्रासदी में अपने प्राण गंवाए, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की स्वाधीनता के लड़े हुए सभी क्रांतिकारियों, बलिदानियों को मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। और आप सबसे मैं अपील करूंगा कि हमारी शक्ति भारत की एकता ही हमारी शक्ति है। भारत की अखंडता हमारी जिम्मेदारी है। विकसित भारत हमारा संकल्प होना चाहिए, यानी जीवन का संकल्प। आप देखते होंगे हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो पहले संकल्प हमारा पुरोहित हमसे करवाता है। यह संकल्प इस बात का, उसका कोई विकल्प नहीं। और वही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के समारोह के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं एक बार फिर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस भीषण त्रासदी और के शिकार हुए, नृशंस त्रासदी के शिकार हुए अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, अपने पूर्वजों को खोया था, उनके प्रति मेरी संवेदना है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपको कल भारत की स्वाधीनता दिवस है, 80वां स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे सीएम योगी को, जहां आपको बताते चलें कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आपको बताते चलें कि मौन पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम में तमाम जो लोग मौजूद थे उनको सीएम ने संबोधित